नमस्कार मित्रों, मैं उदय वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। इस वीडियो में हम लोग शिक्षण के सूत्र यानी कि मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। यह देखिए दोस्तों, यह वीडियो उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जहां जहां पर शिक्षण से संबंधित क्वेश्चंस पूछा जाता है। भले आप लोग किसी भी राज्य का टेट दीजिए या सी टेट दीजिए या नेट दीजिए, या आप लोग अभी अपने बीटीसी या डीएलएड या जो भी बीएड कर रहे होंगे, यानी देखिए जहाँ जहाँ पर यह पूछा जाता है उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान में जो है EMRS की वैकेंसी आई है, तो देखिए वीडियो EMRS हो, KVS हो, NVS हो, हर जगह समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए अभी तक आप लोगों ने यह देखा होगा कि लोग पढ़ाते होंगे, बस एक बता देते होंगे कि आगमन से निगमन की ओर और एक एग्जाम्पल दे देते हैं, बस हो गया, इसी प्रकार पढ़ाते हैं। लेकिन हम आप लोगों को इतनी डीप में इन चीज़ों को पढ़ाएंगे कि अभी आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग खुद बोलेंगे किस प्रकार का कंटेंट आप लोगों को एकदम निःशुल्क में प्रोवाइड किया जा रहा है। और देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात बता दूं कि देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं, पता नहीं देखिए वो कोई कोचिंग वाले हैं कि पेड कोर्स वाले हैं, कौन लोग हैं, जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं त्यों देख लो डिसलाइक करके चले जाते हैं। मैं जितना वीडियो इस टाइम अपलोड कर रहा हूं सभी पर देखिए डिसलाइक करके लोग चले जा रहे हैं। देखिए इन लोगों को जानबूझकर लोग भेजते हैं ताकि जो है आप लोगों को मैं फ्री में कंटेंट अवेलेबल न करा सकूं। वह सभी देखिए पेड कोर्स वाले ही होंगे, इसलिए मैं जितना वीडियो देखिए वर्तमान में डाला हूँ सभी पर आते हैं लोग, ये नहीं देखते हैं कि कंटेंट कैसा क्या है, बस वीडियो जो अपलोड होता है डिसलाइक करके लोग चले जा रहे हैं। तो देखिए इनका जवाब आप लोग लाइक कर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हम लोग इसमें कुल शिक्षण के कुल 11 सूत्र के बारे में इसमें पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए पहला हम लोग सरल से जटिल की ओर पढ़ेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ेंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर पढ़ेंगे, पूर्ण से अंश की ओर पढ़ेंगे, अनिश्चित से निश्चित की ओर पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर पढ़ेंगे, विशिष्ट से सामान्य की ओर पढ़ेंगे, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर पढ़ेंगे, और साथ में देखिए दोस्तों मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्त की ओर, और प्रकृति का अनुसरण, साथ में आगमन से निगमन की ओर। तो हम लोग कुल 11 जो है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। और थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं, देखिए मैं CTET, RET, HTET, UGC नेट में क्वालिफाइड हूं। तो आप लोगों को एकदम बेहतर ढंग से जो है मैं टीचिंग वाले जो सेक्शन होते हैं, पोर्शन होता है, मैं इसको आराम से आप लोगों को पढ़ा सकता हूं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शिक्षण के सूत्र होते क्या हैं। आप लोग समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाइएगा। देखिए शिक्षण कब किस क्रम में और कैसे किया जाए, इस संबंध में शिक्षाविदों और शिक्षकों के अपने अनुभव होते हैं। इस अनुभव को अन्यों के लिए प्रकट करना शिक्षण सूत्र कहलाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए जो टीचर हो या शिक्षाविद हो, जो उनके पास अनुभव होते हैं, इन अनुभव को दूसरों के लिए किस प्रकार प्रकट कर रहे हैं उसी को देखिए शिक्षण सूत्र कहा जाता है। और देखिए सूत्र का निर्माण अनुभव तथा व्यवहार का सार है, जो न्यून स्वरूप में विराट प्रदर्शन करने का मार्ग प्रशस्त करता है। मूल पाठ का कैसे आरंभ किया जाए अथवा शिक्षण कैसे आरंभ किया जाए, किस क्रम में प्रारंभ किया जाए, इन सब दुविधाओं और कठिनाइयों को हल करने के लिए अनुभवों के विमर्श के बाद शिक्षण सूत्रों का प्रादुर्भाव हुआ है, जो शिक्षण में मंत्र जैसे कारगर हैं। शिक्षण सिद्धांतों का पालन शिक्षण सूत्रों के माध्यम से ही किया जाता है। अनुभव और प्रयोगों से शिक्षण के निम्नलिखित सूत्रों का निर्माण किया गया। देखिए किस प्रकार किया गया, अनुभव और प्रयोगों के माध्यम से शिक्षण के निम्नलिखित सूत्रों का निर्माण किया गया है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं 11 जो सूत्र हैं। अब हम लोग जो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे सरल से लेकर जटिल की ओर पढ़ेंगे, यानी कि फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ पढ़ेंगे। देखिए मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बालक सीखने में सरल सहज की तरफ आकर्षित होता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, जैसे मान लीजिए अभी आप कोई छोटा सा बालक हो, प्राइमरी लेवल का हो, आप उसको सीधे ये नहीं सिखा सकते हैं कि 2 + 2 4 होता है। पहले आप उसको क्या सिखाएंगे, गिनती सिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6। जब वो गिनती याद कर लेगा तब उसके बाद आप लोग सिखाएंगे 2 + 2 4 होता है। इस प्रकार भी नहीं सीखेगा तब आप क्या करेंगे, आप 2 वस्तुओं को लेंगे, फिर 2 दूसरे वस्तुओं को लेंगे, बोलेंगे इन चारों को अब जोड़ो। तो इस प्रकार आप बच्चों को
समझा सकते हैं। पहले क्या करेंगे, सरल चीज़ें यानी कि बच्चे को पहले तो देखिए अंक पहचानना आप उसको सिखाएंगी कि ये 1 है या 2 है या 3 है। जब अंक पहचानेगा तब आप उसको याद कराएंगे, अब याद करो। उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको तब जोड़ घटाओ जो भी प्रक्रिया उसको समझाएंगे। और देखिए अधिकतर जो बालक होता है वो क्या होता है, आप पहले जब कहेंगे पूरा हमको ए से लेकर जेड तक आज ही याद कर सुनाओ तो बालक नहीं सुनाएगा। अगर उससे कहेंगे ए से लेकर तुम डी तक सुना दो, 5 मतलब ई तक सुना दो, तो तुरंत उसको याद करेगा क्योंकि वो ईजी लगेगा। वही अब बोल रहा है कि बालक सीखने में सरल सहज की तरफ आकर्षित होता है। अब जैसे मान लीजिए वो स्पेलिंग उसको याद करना, CAT कैट, कैट इज बिल्ली याद कर लेगा। लेकिन यदि आपको उसी को कहीं स्पेलिंग याद कराइए, वहाँ पर आप लिख लीजिए कि क्रोकोडाइल। अब मान लीजिए बालक छोटा तो CAT कैट ईजी है तो जल्दी याद करेगा। क्रोकोडाइल भी सी से होता है लेकिन उसको नहीं याद करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जो होता है वह सरल व सहज की तरफ आकर्षित होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इस कारण शिक्षण के समय छात्रों को पहले सरल अवधारणा बताई जाए। यानी क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले शिक्षण के समय छात्रों को क्या करें, सबसे सरल अवधारणा बताई जाए जिससे वे पहले से परिचित हों। अब जैसे मान लीजिए बच्चे को आप लोगों को गाय के बारे में बताना है तो थोड़ा बहुत बच्चा गाय के बारे में जाने कि मतलब गाय होती है, 4 टांग होती है, थोड़ा बहुत उसको पता होना चाहिए। वही बोला है कि आप ऐसे चीज़ों को, जैसे मान लीजिए आप बच्चों को मान लीजिए वावेल्स और कॉन्सोनेंट सिखा रहे हैं तो सबसे पहले उसको क्या होना चाहिए, ए से लेकर जेड तक याद रहेगा तभी वह पकड़ पाएगा। मतलब वह बोल रहा है कि बच्चे को इस प्रकार से समझाइए जो पहले से परिचित हो, मतलब ए से लेकर जेड तक जानता हो, उसमें आप लोग वावेल्स और कॉन्सोनेंट उसको समझा सकते हैं। तथा समझने में सहजता का अनुभव करें। सरल अवधारणा का अभिप्राय उन अवधारणाओं से है जो बच्चों के लिए सरल हो, न कि शिक्षक और प्रौढ़ों के लिए। देखिए शिक्षण सूत्र जो बना है वह शिक्षक के लिए नहीं बना है, वह कहें तो छात्रों के हित में ही यह बनाया गया है। और देखिए इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षण से पूर्व अध्यापक को छात्रों की रुचि, आयु, उनके परिवेश और पूर्व ज्ञान का पता कर लेनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए अध्यापक हैं और क्लास में बालक हैं या कोई बालक ऐसा हो कि अगर वह उसको मन कर रहा है कि हम ABCD पढ़ेंगे, अब अध्यापक जानबूझकर उसके ऊपर थोप रहा है, नहीं हम तुमको आज 1 2 पढ़ाएंगे, तो बच्चा नहीं सीखेगा। वही बोला कि जिसमें बच्चे की रुचि हो पहले उसको रुचि को देखे, उसके आयु को देखे। मान लीजिए बालक अभी 6 साल का है, अब 6 ईयर में चाइल्ड क्या करेगा, वह तो बड़ा जो है गुणा भाग तो करेगा नहीं। उसमें आपको क्या से अभी इसकी उस उम्र में क्या सिखाएंगे बच्चों को, वावेल्स, कॉन्सोनेंट, इसके बारे में समझाएंगे, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। और फिर उनके परिवेश व पूर्व ज्ञान का पता कर लेना चाहिए। फिर मानसिक स्तर के अनुकूल तथ्यों की जानकारी करानी चाहिए। अब देखिए इसी में एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने लिखा है कि रायबर्न ने लिखा है कि हमारा कार्य और हमारे पाठ हमारे छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होने चाहिए। यानी देखिए जो बालक का मानसिक रुचि है, मानसिक स्तर है, उसी के अनुसार टीचर को अपना पाठ जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अध्यापक को छात्र के बौद्धिक विकास के साथ साथ पाठ को जटिल बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए गणित पढ़ाने में छात्रों को पहले जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे सहज संक्रियाओं का अध्ययन कराए, तत्पश्चात भिन्न ऐकिक नियम, प्रतिशतता व बीजगणित, रेखागणित के सवाल दिए जाएं। तो देखिए इसी को सरल से लेकर जटिल की ओर यही होता है शिक्षण सूत्र। आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं, देखिए कितना एग्जाम्पल्स हम आपको बताते हैं। फिर देखिए इतिहास शिक्षण में यदि राजाओं की वंशावली तथा तारीख वार युद्ध घटनाओं का वर्णन किया जाएगा तो छात्र ठीक से समझ नहीं पाएगा। इस स्तर पर पहले इतिहास पढ़ाते समय छोटी छोटी कहानियों का उपयोग करना चाहिए। आप लोग भी आप लोग ये नहीं कि सीधे आप लोग क्या करिए, बालक है उसको इतिहास के सीधे घटना आप याद कराइए कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, दूसरी कब लड़ाई हुई थी, तीसरी, ऐसे आप नहीं करा पाएंगे। उसको एक कहानी के माध्यम से सुनाइए, तब बालक चीज़ों को जल्दी जो है प्राप्त कर देगा। आगे देखिए एक और है कि डॉक्टर SS माथुर ने कहा है कि किसी विषय की मोटी मोटी यानी कि सरल बातें बालक शीघ्र समझ लेता है, परंतु यदि उसको विस्तार से पढ़ने पर बल दिया जाए तो बालक के लिए जटिल हो जाएगा। हमारे देश का सारा इतिहास छोटी छोटी कहानियों के रूप में बालकों को सरल लगेगा, परंतु यदि यही इतिहास राजाओं का शासन, प्रबंध, युद्धों का वर्णन इत्यादि के विस्तृत रूप में पढ़ाया जाए तो अत्यंत जटिल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यही है, क्या है, सरल से जटिल की ओर। यानी पहले आप बालक को छोटे छोटे चीज़ों को बताइए, पूर्व ज्ञान उसका देखिए, रुचि देखिए, आयु देखिए, उसके बाद तब आप लोग उसको जो है कठिनाइयों की तरफ बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे कठिनाई लेवल बढ़ाते जाइए। तो ये देखिए सरल से लेकर जटिल की ओर होता है। अब हम दूसरा आपको बताते हैं कि ज्ञात से लेकर अज्ञात की ओर क्या होता है। अब देखिए फ्रॉम नोन टू अननोन, बालक के देखिए पूर्व ज्ञान के आधार
के नए ज्ञान की प्रदत्तता आसान होती है। जिस प्रकरण या अवधारणा के बारे में बालक पहले से जानता है उस आधार पर न जानने वाले ज्ञान की तरफ चलाया जाता है। अब देखिए, ऐसी दशा में अध्यापक का यह परम कर्तव्य है कि वह शिक्षण से पूर्व बच्चों के पूर्व ज्ञान को भली भांति जान ले और उस अनुसार उसके आगे का ज्ञान दिया जाए। बालक देखिए प्रतिदिन नए नए कार्य करके अनुभव करता है, लेकिन उसके जीवन के अंग केवल वे ही अनुभव बनते हैं जो उसके पूर्व अनुभव से संबंध स्थापित कर लेते हैं। और देखिए, मनोविज्ञान में सीखने के नियम में आईपी पावलोव का साहचर्य नियम इसी बात पर बल देते हैं। उदाहरण में देखिए किस प्रकार उदाहरण समझाया जा रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर में। देखिए, यदि आप लोग एग्जाम्पल से याद करते जाएंगे तो सब आप लोग आसानी से कर लेंगे। लेकिन देखिए, एग्जाम में ये भी डायरेक्ट कभी पूछ लेता है कि आप बताएं कि इनमें से शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है। कभी कभी इसको उल्टा करके दे देता है, इसलिए इन शिक्षण सूत्रों को आप लोग रट लीजिएगा, मैं तो यही कहूँगा। देखिए, एग्जाम्पल के रूप में यदि हमें उपजाऊ तथा समतल भूमि वाले प्रदेशों के बच्चों को रेगिस्तानी प्रदेशों के विषय में ज्ञान देना हो तो हमें उनसे अर्जित ज्ञान यानी कि पूर्व ज्ञान पर कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। तुम्हारी यहाँ की भूमि कैसी है, इस प्रकार के, उसमें क्या क्या पैदावार होती है, खेतों में पैदावार होने के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं, यदि खेतों में पानी न दिया जाए तो खेतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और अब इसी ज्ञान के आधार पर नए प्रश्न पूछने चाहिए कि जहाँ पानी कम है वहाँ पैदावार कैसी होती है। इसी प्रकार गणित में गिनतियों के जोड़ के सारे पहाड़ा का ज्ञान देना। फिर देखिए, रेखाओं के ज्ञान के बाद त्रिभुज या चतुर्भुज आदि आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। तो देखिए, यही जो होता है ज्ञात से लेकर अज्ञात की ओर लेकर जाता है। जैसे मान लीजिए बालक यहाँ पर देखिए क्या बोला कि इसी प्रकार गणित में क्या पहले गिनती को सिखाइए, तब जोड़ सिखाइए, तब क्या पहाड़ा का सिखाइए, तब उसके बाद आप लोग उसको भिन्न का जोड़ सिखा सकते हैं, लाभ हानि का सवाल बता सकते हैं। फिर देखिए, जब बालक को रेखाओं का ज्ञान हो जाए, मान लीजिए रेखाओं का उसको ज्ञान हो जाए, बोल दीजिए जब हम लोग एक रेखा है एक है, अब तीनों मिला देंगे क्या बन जाएगा, तब बालक बोला त्रिभुज बनेगा। फिर रेखा समझ रहा है, फिर बोलेगा आप लोग चार रेखाओं को मिलाएंगे क्या बनेगा, तब चतुर्भुज बनेगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या बोलेंगे, यह ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। यानी बालक जो जानता है फ्रॉम वही नोन टू अननोन की तरफ जाएगा। अब देखिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्या होता है, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों, बालक सीखने के क्रम में सर्वप्रथम मूर्त वस्तुओं को देखते हैं जो स्थूल होती है और क्रियाओं को अनुभव करते हैं, तत्पश्चात उस संबंध में शब्द तथा अन्य बातें सीखते हैं। अब देखिए, प्रारंभ में बालक का इतना मानसिक विकास नहीं होता है कि वे किसी वस्तु के सूक्ष्म तत्व को समझ सके, लेकिन किसी वस्तु को देखकर छूकर वे आसानी से उसके बारे में जान सकते हैं। अतः देखिए, बालक को सूक्ष्म से स्थूल की तरफ ले जाना प्रभावी शिक्षण व अधिगम है। याद रखिए, बालक को क्या करेंगे, देखिए जब बालक जो है किसी वस्तु को देखकर छूकर जब उसको आसानी से उसके बारे में वो जान लेगा, इसलिए बालक को सूक्ष्म से स्थूल की तरफ ले जाना प्रभावी शिक्षण व अधिगम है। अब फिर देखिए, उदाहरण के लिए बालक से कहा जाए कि 2 और 3 मिलाकर 5 होते हैं, ठीक है आप तो कह रहे हैं, तो वह 2 और 3 तथा 5 के बारे में शायद न समझ सके। इस प्रकार वो न समझे तो क्या करेंगे, अब देखिए आप क्या करेंगे, यही आप कहेंगे कि 2 आम और 3 आम को अलग अलग गिनकर एक साथ मिलाओ, तो बालक क्या करेगा, उसको गिनेगा। अब देखिए, जब आम कहेंगे तब बालक 2 आम फिर 3 आम गिनेगा। आम जैसे वो चीज़ों को क्या किया है, आम जो है चीज़ों को मान लीजिए देखा होगा, हाथ में अपने लिया होगा, तो इस प्रकार वो जब 2 और 3 आम बोलेंगे कितना होगा बताओ मिलाकर, तो बालक क्या बोलेगा, 5 होते हैं। इस प्रकार बालक जल्दी समझ जाएगा। बोलेंगे चलो 2 कलम तुम्हारे पास है, फिर 3 कलम तुम्हारे भाई के पास है, अब बताओ कितना, तो बोलेगा कुल 5 कलम हो गया। और देखिए, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पेस्टालाजी ने इस शिक्षण सूत्र की उपादेयता को प्रमाणित करते हुए कहा, ऐसी वस्तुओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो बालकों के संपर्क में आते हैं तथा जिनका बालकों की रुचि, भावना और विचारों के साथ तात्कालिक संबंध हो। और देखिए, बालकों की शिक्षा सदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए। और देखिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बालक को सिखाएंगे। इस प्रकार के शिक्षण में मॉडल, चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार यदि हम किसी नियम, सिद्धांत या परिभाषा का ज्ञान कराना चाहते हैं तो हमें स्थूल उदाहरणों को देकर सबसे पहले प्रयोग करें, यानी छोटे छोटे उदाहरणों को देकर तब आप लोग बड़े एग्जाम्पल्स को समझाइए। इसका कहना यही है। पूर्ण से लेकर अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट्स, सभी आप लोग एक एक याद रखिएगा, पूर्ण से लेकर अंश की ओर। देखिए, जर्मन के मनोवैज्ञानिक वेर्दिमर ने पूर्णाकारवाद को जन्म दिया, जिसे गेस्टाल्टवादी कहते हैं।
देखिए, जो बच्चों के सीखने के परिप्रेक्ष्य में है, इसका अभिप्राय यह है कि सीखते समय बालक किसी भी अवधारणा को पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं, क्योंकि किसी भी स्वरूप का प्रथम प्रत्यक्षीकरण पूर्णाकार में ही होता है, मतलब पूर्ण से लेकर अंश की ओर, ये हम लोग ये पढ़ रहे हैं। इसलिए बच्चों को विषय वस्तु की अवधारणाओं को पूर्ण आकार में कक्षा में प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल समझते जाइएगा, यदि बालक के सम्मुख 1955 अंक प्रस्तुत किया जाए, यानी कि 1955, तो देखिए वह 1955 या 1955 कहेगा, ये नहीं कहेगा। वह यह नहीं कहेगा कि इन संख्याओं में एक एक मतलब 1000, 10 यानी 900 तथा 10 5 बार, वह 5 एक बार है, यह तो नहीं कहेगा कि एक का यहाँ पर है, फिर 9 है, फिर 2, ऐसा तो बोलेगा नहीं। तो देखिए, इसी प्रकार यदि बालक को कोई पेड़ दिखाकर पूछा जाए तो वह उसे पेड़ ही बताएगा। इसका ध्यान पेड़ के तना, डाली, फल, फूल, पत्तियों पर नहीं जाएगा, वह पेड़ के पूर्ण स्वरूप को ही व्यक्त करेगा। जैसे मान लीजिए, यह पूर्ण से अंश की ओर आपको बताना है। पूर्ण मतलब सबसे पहले आप मान लीजिए आप बच्चों को एक पेड़ दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? एक पेड़ दिखाएंगे। बच्चा क्या देखा? पूरा तो पेड़ देखता है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? बच्चों के बताएंगे, देखो बालक, जो पेड़ है उसमें वो पत्तियां हैं, वह देखो टहनियां हैं, वह देखो तना है, देखो उसके नीचे जड़ है। तो ये करा कि पहले आप उसको पूरा दिखाइए, मतलब पूर्ण दिखाइए, उसके बाद आप धीरे धीरे उसके पार्ट को बताइए। आगे देखिए लिखा है कि वह पेड़ के पूर्ण स्वरूप को ही व्यक्त करेगा। अध्यापक को चाहिए कि वे जिस तथ्य का बालक को शिक्षण दें, उनका पूर्ण ज्ञान पहले कराएं, तत्पश्चात उसके अवयवों से। जैसे मान लीजिए बालक को, जैसे टीचर को जो है कमरे में जो है क्लास में बच्चों को पढ़ाना तना के बारे में, तो तना के बारे में कब पढ़ाएंगे? जब बच्चा पेड़ को देखा रहेगा तभी तना को समझ पाएगा। वही बोला कि पहले उस बच्चे को पेड़ जाकर दिखाइए, तब उसके बाद उसको तना क्या है, टहनियाँ क्या है, जड़ क्या है, तब आप समझाइए पत्तियाँ क्या है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, यह सूत्र काव्य शिक्षण में ज़्यादा प्रभावी होता है। यह जो सूत्र होता है पूर्ण से अंश की ओर, यह काव्य शिक्षण में ज़्यादा प्रभावी होता है। काव्य शिक्षण में सर्वप्रथम संपूर्ण कविता का पाठ करना चाहिए, क्योंकि बालक कविता का आनंद उस समय में ले सकते हैं। जबकि उनके समूह का संपूर्ण कविता का पाठ किया जाए, यदि कविता की एक एक पंक्ति पढ़ाई जाएगी तो कविता की मूल भावना से छात्र अनभिज्ञ रह जाएगा। इसी प्रकार किसी देश का एक साथ संपूर्ण मानचित्र दिखाकर ही उसे बताया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप ही लोग हैं, विभिन्न जो है राज्यों से संबंध होगा या विभिन्न जिलों से आप लोग संबंध होगा, तो इस प्रकार मान लीजिए बच्चे को क्या करेंगे पढ़ाना, मान लो उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ाना है, तो सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, पूरे अपने इंडिया का मैप दिखाएंगे। पहले बालक को इंडिया का मैप दिखेगा, उसको बताएंगे कि देखो इस टाइम जो है वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 यूटीज हैं, तो यहाँ पर देखो 28 राज्यों में जो अपना यूपी है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। तो ये बोला क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा मैप दिखाएंगे, तब आप अपने जो है प्रदेश के बारे में उसको बच्चे को मैप में बताएंगे। और देखिए लिखा है कि मानचित्र में पृथक पृथक भाग दिखाने से बालक उसे जान नहीं पाएगा, इसलिए विषय वस्तु के आकार के अनुसार उसे पूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और देखिए अक्षर ज्ञान में अक्षर के पूरे आकार को एक साथ बताना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अनिश्चित से निश्चित की ओर क्या बोल रहा है, फ्रॉम इंडिफिनिट टू डिफिनिट बोल रहा है। देखिए बालक के बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। याद रखिए जो बालक होता है उसके बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। जैसे जैसे उनकी ज्ञानेंद्रियां विकसित होती है वैसे वे अपने पर्यावरण से बहुत कुछ सीखने लगते हैं। अपने भाई बहन, माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों और जिनके भी संपर्क में आते हैं उसी का अनुकरण कर वे न जाने क्या क्या सीखते हैं, लेकिन उन्हें न तो उसकी पूरी उपयोगिता का पता होता है और न ही वे यह जानते हैं कि उन्होंने यह कार्य या आदत क्यों सीखा। जैसे मान लीजिए घर में छोटा बच्चा है या पड़ोसियों के घर जाता होगा खेलने के लिए, कहीं जाता होगा तो बहुत अच्छा चीज़ें सीखता होगा, कहीं जाता होगा तो कुछ गलत चीज़ें भी सीख कर आता होगा, तो ये करा। लेकिन बालक को यह नहीं पता होता है कि वो क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। देखिए बच्चे अपने घर के बड़ों को पूजा पाठ करते देखते हैं तो वे भी आंखें मीच कर मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं। जब उनके माता पिता भगवान की प्रार्थना स्पष्ट उच्चारण साथ साथ करते हैं तो वे भाषा में लिखना पढ़ना से पहले प्रार्थना का उच्चारण करने लगते हैं। और देखिए यह बच्चे अनायास ही सीख जाते हैं जो वे देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर घर में दो तीन बड़े भाई लोग हैं, सबसे छोटा जो होगा, अगर बाकी 2 बड़े लोग जो है किसी जो गेस्ट आएंगे उनका पैर जो है स्पर्श करने जाएंगे तो छोटा भी जाकर करेगा। ये नहीं सोचेगा, मतलब देखेगा कि पैर स्पर्श कर रहे हैं क्या, इससे नहीं बस हो जाएगा, क्या करेगा वो भी देखते ही वो भी जाएगा, छोटा भी होगा तो भी वो भी पैर जाएगा उनका, चरण स्पर्श करेगा बड़े लोगों का।
फिर देखिए यहाँ पर आगे लिखा है कि उसके विषय में उनकी एक धारणा होती है। अब देखिए क्या लिखा है कि जो वे देखते हैं, करते हैं अथवा सीखते हैं उसके विषय में उनकी एक धारणा होती है जो अस्पष्ट व अनिश्चित होती है। इस धारणा को स्पष्ट और निश्चयता प्रदान करना शिक्षक का कार्य है। अपनी बाल्यकालीन अनिश्चयता को बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसे अध्यापक द्वारा प्राप्त शिक्षण के आलोक में निश्चित करता जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में देखिए छोटे बच्चे यानी कि प्रायः शहरी, यहाँ पर लिखा है शहरी वालों पर यहाँ पर बोला है कि गायों को देखते हैं और अनुकरण के आधार पर उस प्रकार के सभी पशुओं को गाय करने लगते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए बालक जो है गया मार्केट में, शहरी बालक जो है वह एक गाय को देखा। अब गाय देखेगा तो अगर सफ़ेद गाय देखेगा तो अगर बैल रहेगा वो भी कहेगा वो भी जो है गाय ही है, कोई सांड है वो भी कहेगा गाय ही है, सफ़ेद कलर का घोड़ा अगर कहीं दिखेगा बोलेगा वो भी गाय ही है। तो जितना भी सफ़ेद देखेगा वो बोलेगा क्या, सभी गाय ही हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, प्रारंभ में वे बछड़े बैल सांड को भी गाय ही कहते हैं जो छोटा बच्चा होता है। और देखिए यह गाय या इसी प्रकार के पशु के बारे में ज्ञान अनिश्चित होने के कारण कहते हैं। क्या इनको ज्ञान के बारे में नहीं, अनिश्चित ही पता रहता है। और देखिए बाद में धीरे धीरे इस अनिश्चय को निश्चय में बदल कर गाय बैल बछड़ा व सांड में अंतर कर लेते हैं। जैसे इसने यहाँ पर देखिए प्रायः शहरों के बारे में बोला है, क्योंकि देखिए जो गांव के बच्चे होते हैं अधिकतर वो लोग बैल सांड गाय बछड़ा सब देखते रहते हैं। तो बाकी शहर में आप लोग देखते ही होंगे। आगे देखिए क्या लिखा है, इसमें बच्चों को पशुओं का मॉडल दिखाकर तथा उनके कार्य बताकर अनिश्चय को निश्चित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप दिखा दिए कि गाय है, गाय की 4 टांगे हैं, फिर उसी प्रकार आप कुत्ते को दिखा दीजिए, कुत्ते के भी 4 टांगे हो, तो बालक फिर देखिए आप भैंस को सिखा सकते हैं तो बालक थोड़ा बहुत अंतर इस प्रकार कर लेगा। यही इसका कहना है। अगला पढ़ेंगे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी कि फ्रॉम सीन टू अनसीन। देखो दोस्तों आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं अभी तक एक भी बार नहीं कहा हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। लेकिन देखिए दोस्तों यदि आप लोग जुड़ेंगे तो आप लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि चैनल के द्वारा आप लोगों को एकदम फ्री में कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है। और जितने भी लोग EMIRS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उनका जो भी पोस्ट हो, जैसे मान लीजिए सभी पोस्ट में हम देख रहे हैं कि ICT पूछा जा रहा है। और देखिए मैं ICT वाला जो पोर्शन है पूरा एकदम सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज मैं NCERT के थ्रू करा रहा हूँ। और देखिए मैं आप लोगों को एक प्रूफ वाला वीडियो दिखाया था, जब प्रीवियस ईयर में जब EMIRS की वैकेंसी आई थी तब देखिए उसमें जो ICT का हम 10 क्वेश्चन उठाए थे TGT वाले में से, तो TGT में देखे थे 10 में से 7 क्वेश्चन सुबह NCERT से कॉपी पेस्ट किया गया था। तो मैं आप लोगों के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ICT जो है NCERT से ही थियरी का वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। और देखिए वीडियो अच्छा लगेगा तो कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि बहुत ही मेहनत से इस कंटेंट को बनाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। देखिए बालक को सबसे पहले उन वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए जिनको वह देख सकता है, तत्पश्चात उसे उन बातों के बारे में बताना चाहिए जिसको वह देख नहीं सकता है। जैसे देखिए सर्वप्रथम बालक को क्या करेंगे, उसके वर्तमान का ज्ञान कराया जाए, तत्पश्चात भूत या भविष्य का। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो वस्तुएं बालक की समझ में आती है उनको शीघ्र तथा सरलता से सीखता है। अतः प्रत्येक प्रत्यक्ष वस्तुओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष यानी कि जो उपलब्ध नहीं है वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। देखिए एक SK अग्रवाल हैं, इनके अनुसार वर्तमान का ज्ञान देने के पश्चात ही बालक को भूत और भविष्य की बातों का ज्ञान कराना चाहिए। जो वस्तुएं बालक के सामने होती हैं उनका ज्ञान वह सरलता व शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। अतः अप्रत्यक्ष का ज्ञान देने के लिए प्रत्यक्ष वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए और बालक के समूह की आवश्यकता अनुसार प्रत्यक्ष बातों का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यही देखिए जो होता है, यही आप लोगों का प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर हुआ है। अब जैसे मान लीजिए प्रत्यक्ष में आपको बच्चे को डायनासोर के बारे में बताना है, तो मान लीजिए बच्चा तो डायनासोर तो देखा नहीं होगा रियल में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे किसी बड़े जो होते हैं, छिपकली को आप एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं कि इसी प्रकार के कुछ बड़े बड़े होते थे पहले के, वही डायनासोर कहे जाते थे। तो इस प्रकार ये बोला है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर। परिभाषाओं, नियमों, सिद्धांतों का निर्माण मनुष्य ने अपनी आवश्यकता व अनुभव के आधार पर प्राप्त ज्ञान के सामान्यीकरण द्वारा किया है। शिक्षण करते समय हमें परिभाषाओं, नियमों एवं सिद्धांतों को इसी क्रम में देखना चाहिए, क्योंकि किसी सूत्र या सिद्धांत का निर्माण
परीक्षणोपरांत ही होता है। वह परीक्षण किसी विशिष्ट पर ही करके उसका सामान्यीकरण किया जाता है। देखिए, पहले बच्चे के सामने विशिष्ट उदाहरण रखने चाहिए। क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे के सामने विशिष्ट एग्जाम्पल रखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर उनसे यानी कि छात्रों से एक सामान्य नियम अथवा सिद्धांत निकलवाना चाहिए। इसमें करके सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग स्थूल से सूक्ष्म की ओर वाले सूत्रों का पालन किया जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर चलने में हम परिभाषाएं निश्चित करते हैं, नियम निकालते व सिद्धांत निरूपण करते हैं। इस सूत्र का पालन करने में बच्चों में निरीक्षण करने, विचार करने एवं नियम निकालने का अवसर मिलता है। इसलिए इस प्रकार के शिक्षण से सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी होता है। तो पूछा किस प्रकार सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी होता है, किस प्रकार के शिक्षण से, तो किसमें होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर में। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी कि फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। देखिए, किसी समस्या यानी पाठ के ऐसे जीवित टुकड़े करना जिनके जोड़ने पर समस्या का हल तैयार हो जाए, विश्लेषण कहलाता है। और खंडों से प्राप्त ज्ञान को जब जोड़ा जाए तो एक नवीन अवधारणा तैयार हो जाए, उसे संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए, विश्लेषण संश्लेषण क्या होता है। जैसे बोला है कि किसी समस्या के ऐसे जीवित टुकड़े करना जिनके जोड़ने पर समस्या का हल तैयार हो जाए, विश्लेषण कहलाता है। और खंडों से प्राप्त ज्ञान को जब जोड़ा जाए तो एक नवीन अवधारणा तैयार हो जाए तो उसे संश्लेषण कहते हैं। देखिए, इस शिक्षण सूत्र के अनुसार पहले किसी ज्ञान को खंडों में समझना चाहिए, फिर उनका संश्लेषण कर पूर्ण रूप करना चाहिए। उदाहरण में देखिए पूछा है, बोला कि ज्यामिति के एक उदाहरण से विश्लेषण व संश्लेषण की अवधारणा स्पष्ट की जा रही है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं। तो सर्वप्रथम छात्रों के सामने चतुर्भुज को लेके आएंगे, उन्हें भुजाओं विकर्णों का ज्ञान कराएंगे, भुजाओं और कोणों को नपवाएंगे। इस प्रक्रिया में विभिन्न शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार क्या करेगा बालक, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर यह सीखेगा। अब हम लोग देखेंगे मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल की तरफ। देखिए, इस शिक्षण का अर्थ है कि बच्चे की शक्ति, रुचि एवं आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। मनोविज्ञान इस बात पर भी बल देता है कि जिस क्रम में बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, विद्यालय में उसी क्रम से सिखाया जाए। अब जैसे यह बोल रहा है कि मान लीजिए बालक जो है जिस क्रम में सीख रहा है, सबसे पहले वो पढ़ने जाता है तो आप लोग ABCD बच्चों को टीचर लोग सिखाते हैं, तब उसके बाद वावेल्स कॉन्सोनेंट के बारे में सिखाते हैं, तब उसके बाद उसको सब मीनिंग याद कराते हैं, आगे तब बुक अपना पढ़ते हैं, तब वो लोग धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास उसका बढ़ता जाता है, तब बालक को नाउन पढ़ाया जाएगा, प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा, वर्ब पढ़ाया जाएगा, एडजेक्टिव पढ़ाया जाएगा, एडवर्ब पढ़ाया जाएगा। यही ये बोल रहा है। उसी क्रम में बच्चों को सिखाया जाए। मान लीजिए पहले क्लास फर्स्ट में गया तो ABCD सिखाइए, सेकेंड में गया तो थोड़ा वावेल कॉन्सोनेंट के बारे में सिखाइए, थर्ड में गया हो तो नाउन के बारे में थोड़ा बता दीजिए, फोर्थ में जाए तो इस प्रकार उसको पूरा आप लोग पार्ट ऑफ समझाते रहिए। यही बोला है। उदाहरण के लिए देखिए लिखा है कि बच्चे भाषा पूर्ण वाक्यों में सीखना प्रारंभ करते हैं। यह बात दूसरी है कि प्रारंभ में 2-1 शब्दों का उच्चारण कर पाते हैं, पर उसमें पूर्ण वाक्य का ही अर्थ निहित होता है। अतः मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से पहले वाक्य क्या बोला है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या बोला है कि पहले वाक्य, फिर शब्द, फिर अक्षर सिखाना चाहिए। लेकिन यह क्रम मौखिक भाषा के लिए है। लिखित भाषा में हमें अक्षर से चलना चाहिए। मूल ध्वनियों को किसी क्रम में भी सिखाया जाए, यह तर्कशास्त्र का विषय है। हमारे यहाँ देखिए हिंदी की मूल ध्वनियों को बड़े तार्किक क्रम में रखा गया है। जैसे मान लीजिए स्वर, फिर व्यंजन, व्यंजनों को भी क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आदि क्रम में रखा गया है। फिर क्रम उच्चारण अवयवों के प्रयोग के आधार पर निश्चित किया गया है। मूल ध्वनियों का ज्ञान हमें इसी क्रम में कराना चाहिए। यह शिक्षण का तार्किक क्रम कहलाता है। पढ़ाते समय हमें मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर चलना, याद रखिएगा, पढ़ाते समय हमें मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर चलना चाहिए। अब देखिए है कि अनुभव से युक्त की ओर देखते हैं, यानी कि फ्रॉम एम्पिरिकल टू रैशनल। देखिए यह सत्य है कि बच्चों का अपने अनुभवों के आधार पर सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी होता है, पर वे जो कुछ देखते सीखते व अनुभव करते हैं उसे तर्क की कसौटी पर भी कसना चाहते हैं। और बच्चों की इस जिज्ञासा को जब तक शांत नहीं किया जाता तब तक शिक्षण पूर्ण नहीं होता है। उदाहरण के लिए बच्चे भिन्न भिन्न आकार तथा प्रकार के त्रिभुजों के तीनों कोणों को नापकर उनको जोड़ते हैं तो वह 2 समकोण यानी कि 180 डिग्री होता है। आगे चलकर बच्चों के इस अनुभव को तर्क के साथ पुष्ट करना होगा कि प्रत्येक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। इसके लिए क्या करेंगे, उपपत्ति का प्रयोग करके उनकी जिज्ञासा शांत करेंगे। यानी आप लोग प्रमेय के बारे में समझाएंगे, बताएंगे, थ्योरम समझाएंगे।
देखिए दूसरा एग्जाम्पल्स यहाँ पर लीजिए कि रात दिन होने को लीजिए, जो एक खगोलीय घटना है। बच्चे जानते हैं कि रात दिन एक दूसरे के बाद आते हैं, यानी पहले दिन होगा रात, फिर रात होगा दिन होगा, लेकिन वे यह भी जानना चाहते हैं कि ऐसा ही क्यों होता है। उनकी यह इच्छा और तीव्र हो जाती है जब वो रेडियो से रात के समय सुनते हैं कि कहीं दूसरे गोलार्ध में क्रिकेट का मैच चल रहा है और वहाँ धूप है और खेल हो रहा है, यहाँ रात्रि है और अमेरिका में सूरज निकल रहा है। बच्चे की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्हें सौरमंडल का ज्ञान प्रयोगों द्वारा उनकी गति दिखाकर रात दिन होने के कारण को स्पष्ट करके तर्कों द्वारा उनकी अनुभूति की पुष्टि की जाती है। इस क्रम से शिक्षण करना अनुभव से युक्त की चलने का शिक्षण सूत्र है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 11 दिया कि फॉलो नेचर, यानी कि प्रकृति का अनुसरण। देखिए इस शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन स्विस शिक्षा शास्त्री रूसो ने किया है। उन्होंने कहा कि बच्चा जन्म से शुद्ध पैदा होता है, दूषित समाज में रहकर वह दूषित होता है। किसने बोला है? याद रखिएगा, रूसो ने बोला है कि बच्चा जो होता है वह जन्म से शुद्ध पैदा होता है, दूषित समाज में रहकर वह दूषित हो जाता है। उन्होंने नारा लगाया कि बच्चे का विकास प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। यह नारा रूसो ने तब लगाया था जब अध्यापक शिक्षण के नाम पर छात्रों से निरंकुश व्यवहार करते थे, सभी को समान रूप से एक ही तथा अपने तरीके से पढ़ाते थे। तब रूसो के इस नारे को हल्का करके शिक्षाविदों ने यह अर्थ निकाला कि बच्चे को अपनी प्रकृति के अनुसार विकास का अवसर देने हेतु शिक्षण करना चाहिए। छोटे बच्चे को खेल विधि तथा बड़े बच्चे को अन्य मनोवैज्ञानिक विधि से शिक्षा देनी चाहिए। छोटे बच्चों को खेल विधि, बड़े बच्चों को समझ सकते हैं वो लेक्चर मेथड से कर सकते हैं। लेकिन शिक्षण का स्वाभाविक स्वरूप प्राकृतिक होना चाहिए, भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आगमन से निगमन की ओर, बहुत ही एग्जाम इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। आगमन क्या होता है, निगमन क्या होता है। आगमन मतलब आप क्या करेंगे, देखिए एग्जाम्पल टू रूल, याद रखिए आगमन क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल। पहले आप एग्जाम्पल देंगे तब आप क्या करेंगे, नियम बताएंगे। जैसे मान लीजिए आप संज्ञा पढ़ाना है तो आप बोलेंगे कि एग्जाम्पल देंगे, जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, सब क्या बोलेंगे, ये एग्जाम्पल है। तब बच्चों क्या है, तब आप उनको बताइए ये सब नाउन होते हैं। और देखिए निगमन जो होता है रूल टू एग्जाम्पल होता है। रूल मतलब नियम, जैसे न से निगमन और र से मतलब न से निगमन और न से नियम समझिएगा। और देखिए जो निगमन होता है उसमें रूल टू एग्जाम्पल्स होता है। पहले आप संज्ञा के परिभाषा दे दीजिए तब आप एग्जाम्पल बताइए। अब देखिए हम लोग यहाँ पढ़ेंगे आगमन से निगमन की ओर। देखिए विशिष्ट उदाहरणों दृष्टांतों से कोई सामान्य नियम अथवा सिद्धांत निकलवाना आगमन विधि है। नियमों को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, इससे उनके प्रयोगों को कौशल भी विकसित किया जाना है। विभिन्न परिस्थितियों में नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग भी वांछित है। इस सिद्धांत के अनुसार आगमन विधि द्वारा नियम सिद्धांत बनाए जाएं, जिन्हें निगमन विधि द्वारा सत्यापित व स्पष्ट करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को जो है शिक्षण के सूत्र यानी कि मैगजीम से आप टीचिंग जितने भी हैं सब कवर करा चुके हैं। आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो देखिए अंत में यही कहूँगा कि जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने मित्रों के पास भेजिएगा, उन्हें भी पता चले कि यहाँ पर इस चैनल के द्वारा जो है एकदम निःशुल्क में कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। और चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि मैं जब अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो आ चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।